तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नोट्स उम्मीद है आप सब लोग अपने तैयार करते जा रहे होंगे ताकि आपका जो समर वेकेशन है वो भी साथ साथ कंप्लीट होता जाए। और आपको पता है ये आफ्टर हॉलीडेज आपका जो होमवर्क है ये चेक होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये किसने डिस्कवर किए थे, तो हमने बताना है इनका आंसर। इन द ईयर 1932 कैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। कैडविक आपको पता है कि साइंटिस्ट है, तो 1932 में, ये एमसीक्यूज में भी डिस्कस हो चुकी है बात, 1932 में उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। 1920 में उसने प्रिडिक्शन दी थी कि जहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं या नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट की कोशिशों के बाद फिर एट लास्ट कैडविक ने ही डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन इन 1932। इन द ईयर 1895 सर विलियम क्रूक्स ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन इन 1895 में। सर विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1895। नेक्स्ट वन इज इन द ईयर 1886 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। गोल्डस्टाइन भी आपको पता है साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है। तो 1886 में उसने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। सो ये अगर आपसे ईयर ना भी पूछे जाएं, आपको एग्जैक्ट पता है तो आप साथ मेंशन कर सकते हैं। अगर ओनली आपसे नेम्स पूछे जाएं तो फिर आप नेम भी बता दें तो आपका आंसर जो है वो जो करेक्ट कंसिडर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है जी, ये हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एक साइंटिस्ट था डाल्टन, एन एटम इज इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। यानी कि डाल्टन की जो थ्योरी है उसके मुताबिक एटम जो है इंडिविजिबल है, यानी कि जो जिसको फर्दर तकसीम ना किया जा सके, बहुत सख्त है और स्फीयरिक फॉर्म में है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक तरह के होते हैं, एक जैसे होते हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। वो डिफरेंट तरीक़ों से यानी कि कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो मिलके वाटर बनाते हैं जो कि एक कंपाउंड बनता है। और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से एग्जांपल नहीं पूछी गई, इसलिए आप लोग काउंट ना भी करें तो आपको जो है वो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। Our next question is differentiate between Rutherford's and Bohr's atomic theory। रदरफोर्ड और बोहर्स की जो एटॉमिक थ्योरीज हैं उनमें हमने डिफरेंशिएट करना है कि दोनों की अकॉर्डिंग उनके क्या पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी है इसको डिस्कस करते हैं हम। इसके जो पॉइंट्स हैं, इट वॉज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। इसकी जो बेस थी वो क्लासिकल थ्योरी पर थी, यानी कि जो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी है इसकी बेस जो है वो क्लासिकल थ्योरी पे है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करते हैं। बस इतना ही बताया था रदरफोर्ड ने हमें कि न्यूक्लियस जो है रेवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इससे ज़्यादा हमें नहीं बताया था बस। नेक्स्ट पॉइंट इज नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि इसने हमें शेल्स के बारे में कोई जो है वो प्रॉपर आइडिया नहीं दिया था। ऑर्बिट्स के बारे में, मेन एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। सिर्फ वही ऊपर वाला पॉइंट कि इसने जस्ट इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के गिर्द। एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके अकॉर्डिंग जो है वो एटम जो है उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम
से मुराद आप ये ले लें कि जिनमें यानी कि बॉर्डर लाइन नहीं होती, एक कलर के बाद दूसरा कलर जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे बारिश के बाद रेनबो आप लोग स्काइज की तरफ अगर देखें तो आप लोगों को नज़र आती है, वो एक के बाद जो है वो दूसरा कलर शुरू हो जाता है विदाउट अ बॉर्डर लाइन। तो वो आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स शुड कोलैप्स, यानी कि एटम्स का वजूद जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए, वो जस्ट रेवोल्यूशन करते हैं, फिर एट लास्ट उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो फिर उनको फना हो जाना चाहिए, उनका जो है वजूद बाकी नहीं रहना चाहिए। तो अब चलते हैं बॉहर ने जो थ्योरी पेश की थी उसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। इसकी जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी पे है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, आपको पता है कि एनर्जी जो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे, उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। यहाँ पे हमें प्रॉपर जो है वो आंसर मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि उनकी एनर्जी फिक्स होती है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं, जो कि हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट्स का जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर होता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये उसका जो फॉर्मूला है, इनका जो मोमेंटम है वो एंगुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। इसके अकॉर्डिंग एटम को जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल आप ये ले लें कि उनमें बॉर्डर लाइंस होती हैं, यानी कि जैसे मैंने वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया, उनमें बॉर्डर लाइंस नहीं होती लाइक रेनबो। तो इसमें जो है वो आफ्टर अगर एक कलर के बाद दूसरा बनना है या कोई, तो उसमें जो है वो बॉर्डर लाइन होगी लाइन स्पेक्ट्रम में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स शुड एग्जिस्ट, यानी कि इसके मुताबिक एटम्स का जो है वजूद बाकी रहना चाहिए, क्योंकि ना वो एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो अपने एक ख़ास मदार में चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। सो ये था स्टूडेंट्स बॉहर और रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से भी, और आपके जो इंस्टीट्यूशन में टेस्ट वगैरह होने हैं, एग्जाम्स वगैरह होने हैं, उनके हवाले से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की आपने प्रॉपर्टीज बतानी है, कोई सी 3, लिए उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 इज दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स इन आ डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज, यानी कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधा इनका जो होता है ट्रैवल वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैथोड रेज के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो राइट से लेफ्ट जा रही हैं तो ये लेफ्ट से राइट जाएंगी, अपोजिट टू कैथोड रेज, यानी कि उनके अपोजिट ये ट्रैवल करती हैं। द नेक्स्ट वन इज the nature of canal rays depends upon the nature of the gas present in the discharge tube। कैनाल रेज की जो नेचर है वो डिपेंड करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो आप गैस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आर्गन है, नियोन है, वट एवर कोई सी भी है वो, तो उसमें वो कौन सी गैस है जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये डिपेंड करती है उस गैस पे। नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है, जो नेचर है कैनाल रेज की, पॉजिटिव रेज की, वो डिपेंड करेगी उस गैस पे जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब में। पॉइंट नंबर 3 इज these rays do not originate from the anode। ये जो रेज हैं, कौन सी रेज, यानी कि पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, ये ओरिजिनेट जो है वो एनोड से नहीं होती। ओरिजिनेट मतलब इनका जो इर्तिका है जहाँ से ये शुरू होती हैं, यानी कि ये एनोड की जानिब से नहीं निकलती हैं। ये एक्चुअली जो है अनलाइक जो है वो कैथोड रेज, यानी कि वो एनोडिक रीजन से निकलती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये एनोडिक रीजन से नहीं निकलती। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड की जानिब से नहीं निकलती हैं। सो ये स्टूडेंट था आप लोगों का आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।